प्राइम मिनिस्टर से मिलना हुआ है आपका कभी? उनको बड़े होने के नाते हाथ जोड़ के नमस्ते किया, ना उन्होंने मेरी तरफ देखा और ना मेरे नमस्ते का जवाब दिया। उन्होंने नहीं देखा आपको? जब मैं जेल से नॉमिनेशन करने के लिए आया तो वहाँ पे माताजी थी, उनसे वहाँ मुलाकात हो गई तो हमसे पूछी कि तुम वहाँ पे खाते क्या हो? माताजी लोगों को ये इसकी चिंता सबसे पहले होती है कि खाना क्या खाया। हाँ, उनको वो पता चल जाए तो फिर वो सही हो जाती है। कई लीडर्स रोमांटिसाइज भी कर देते हैं जेल के टाइम को। जेल को मैंने पूरी तरीके से उसका सदुपयोग किया। दाना खिलाने के लिए भी जाता था, गाने की भी प्रैक्टिस करता था, किताबें खूब पढ़ता था, टीवी देखता था, उसके बाद गाड़ी में। ठीक है सर। खाने पीने का वक्त मिल जाता है आपको? क्या हुआ हरियाणा में? क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, बात रिपोर्ट्स भी आ रही थी। मुझे जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी जी की भी मंशा थी कि समझौता हो जाए। Hello and welcome everyone. As Delhi is preparing for election season, we have AAP's leader Sanjay Singh here with us. We will discuss about AAP's strategy and more, but also try to know the leader beyond politics. Sanjay ji, thank you so much for joining us. नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। कैसी चल रही है दिल्ली में तैयारी? बहुत अच्छी चल रही है और हम लोगों ने तो शायद सबसे पहले अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। हमारे वॉलंटियर्स मैदान में हैं और घर-घर जाके हमारी जो स्कीम्स हैं, जो पहले से ही लागू हैं दिल्ली में, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं-बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा। एक तरफ ये भी बता रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ 2 गारंटी है जो केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग पूरी करेंगे। उसमें 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि और संजीवनी योजना जो 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए है, जिनको कई बार उनके बच्चे छोड़ देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां उनका इंश्योरेंस नहीं करती, उन बुजुर्गों के लिए हमने फ्री इलाज का इंतजाम किया है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। संजय जी, आप तो जाना ही जाता है अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन आपका जो ये 5 साल का टेन्योर था पार्टी का, वो काफ़ी उतार-चढ़ाव से भरा हुआ था। अब आपको क्या लगता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदलेंगे या आपको लगता है कि ये मुद्दों पे जीत सकते हैं आप चुनाव? देखिए, मुद्दों पे ही जीतेंगे चुनाव। द उन्होंने जो अपनी तरफ से रुकावटें डालनी थी, डाली। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझे जेल में डाला। हर तरीके से पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके हमने दिल्ली के लिए काम किया और इतने काम किए 10 साल में कि हम अपने काम को गिना रहे हैं और लोगों से उसी के नाम पे वोट माँग रहे हैं। हम गारंटी दे रहे हैं और उसके नाम पे वोट माँग रहे हैं। हम कोई फालतू की बात चुनाव में नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए गाली-गलौज वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो दिन-रात झूठ बोलने का काम करती है। हम बता रहे हैं कि हमने दिल्ली में 10,000 किलोमीटर की सड़कों का नेटवर्क बिछाया है। हम बता रहे हैं कि 6,800 किलोमीटर हमने सीवर लाइन का नेटवर्क बिछाया है। जी। हम बता रहे हैं 4,000 किलोमीटर हमने वाटर पाइपलाइन बिछाई, 38 फ्लाईओवर बनाए नए, 250 किलोमीटर मेट्रो का नेटवर्क हमने बढ़ाया। हमने दिल्ली में बहुत सारे काम किए, 22,000 से ज़्यादा स्कूल के कमरे बनाए, 500 से अधिक 550 के करीब हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तो बहुत सारे काम हमने किए, वो काम हम लेकिन इतने उतार-चढ़ाव का कुछ तो इम्पैक्ट हुआ होगा पार्टी पे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि तात्कालिक रूप से हमें तकलीफ ज़रूर हुई, लेकिन उसका अगर आप देखें जनता के बीच में तो ये बात गई कि जानबूझ के इनको टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। ना तो सिसोदिया जी के घर पे कुछ निकला, ना अरविंद जी के घर पे कुछ निकला, ना सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ निकला, ना मेरे घर पे कुछ निकला। बावजूद इसके आपने 4-4 पार्टी के बड़े नेताओं को उठा के अंदर में कर दिया, जेल में डाल दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इस बात को कि कहीं न कहीं दुर्भावना से भरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसको लगता है यही तरीका ठीक है, ऐसे दबा के काम किया जा सकता है। वो आम आदमी पार्टी पे वो सफल नहीं हुए। थोड़ा अब इलेक्शन पार्टी से आपके ऊपर आते हैं। आप सुल्तानपुर से हैं 1970s में, तो कैसा था वहाँ का माहौल? यहाँ तक आने का कैसा सफ़र रहा? कैसे पॉलिटिक्स तक पहुँचे आप? देखिए, मैंने उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग केओंझर से माइनिंग में अपनी पढ़ाई की। जी। वहाँ से डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर आके हमने एक संस्था बनाई आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से। उस संस्था के माध्यम से लोगों के बीच में सेवा करने का काम, ठंडियों में रज़ाई वितरण, कंबल वितरण का काम,
अलाव जलाने का काम, फिर अस्पताल में रेगुलर जाके अपनी टीम के साथ में जो ऐसे लावारिस मरीज होते थे, जिनकी देख-रेख करने वाले कोई नहीं होते थे, उनके लिए दवा इलाज का इंतज़ाम, उनकी सेवा करना। इसके अलावा जितने भी हमारे देश के शहीद हैं, सपूत हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे हमने संस्था बनाई थी, आज़ाद समाज सेवा समिति। उसके माध्यम से हमने महापुरुषों की जयंती पे उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित करना, गर्मियों में पौशाला लगा के पानी पिलाने का काम करना। तो बेसिकली हमारा पूरा जो फ़ोकस था वो समाज सेवा के काम में था। श्रमदान करना, नदी के घाट पे जाके और जो ऐसे पार्क होते थे उसमें, तो वो काम किया। और उसके बाद फिर रघु ठाकुर जी एक बड़े समाजवादी नेता हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनके साथ एक बहुत छोटी-सी लेकिन विचारों में बड़ी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी थी, वो पार्टी मैंने जॉइन किया। उसमें काम किया और उसमें फिर रेहड़ी पटरी वालों के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया। मैंने 16 साल तक रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम किया, उनके लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का आंदोलन शुरू हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम किया। और अरविंद केजरीवाल जी के साथ फिर मिल के मैंने ये अन्ना जी का जब आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे यूपी में 2 जिलों की ज़िम्मेदारी दी गई थी, अमेठी और सुल्तानपुर की। लेकिन वो हमारे काम से इम्प्रेस हुए और फिर यहाँ दिल्ली उन्होंने बुला लिया 2011 के आंदोलन में, अन्ना आंदोलन में और मैं मंच का संचालन कर रहा था उस समय। उसके पहले तो अनुभव यही था कि 50 और 100 लोगों की मीटिंग को संबोधित करता था, यहाँ लाखों हज़ारों की भीड़ में संचालन करने का मौका मिला रामलीला के मैदान में। और फिर वहाँ से ये आप सफ़र शुरू हमेशा हुआ। से इंक्लाइंड थे समाज सेवा की तरफ या कुछ कुछ? नहीं, मतलब आप ये कह सकती हैं कि 90 के बाद जब पढ़ाई अपनी पूरी की, तो उसके बाद से फिर ये समाज सेवा और इस आपका राजनीति में इंक्लिनेशन था। इधर ही रह गया? हाँ, पहले तो राजनीति से कोई लेना-देना नहीं होता था। सिर्फ़ सेवा वाले काम में ही था संस्था की तरफ से, लेकिन फिर धीरे-धीरे राजनीति की तरफ झुकाव हुआ और फिर ये रास्ता तय किया। जैसे आप में सारे लीडर्स जैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं तो बड़े सीरियस से होते हैं, बट क्या पार्टी में हँसी मज़ाक होता है या आप लोग बैठ के बातें करते नहीं, हैं नहीं, तो बहुत सारी? हँसी-मज़ाक होता है, इसमें कोई सबसे हाँ। मज़ाकिया कौन है? नहीं, आपको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल बड़े गंभीर और कई बार गुस्से और नाराज़गी में दिखते होंगे, लेकिन जब अकेले बैठते हैं तो बहुत सारी मज़ाक की बातें होती हैं। सबसे आप कहेंगे सबसे फ़नी अरविंद केजरीवाल जी है या? अपने बहुत सारे साथी हैं इसमें, सौरभ है। तो कोई इसमें मतलब अगर आप कोई आपसी वाकया? बातचीत, व्यक्तिगत बातचीत में सौरभ हो गए, राघव हो गए, मतलब मनीष जी हैं, सब लोग नॉर्मल ही बातचीत करते हैं और हँसी मज़ाक में अपना। ऐसे प्रैंक्स वगैरह नहीं करता है आप लोगों के साथ? मुझे लगता है कि ये जो टीम की एकजुटता है और परिवार की भावना के साथ हम लोग जो रहते हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है आम आदमी पार्टी की। जी, जी। मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल पूछ लूँगी, आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि सीएजी की रिपोर्ट जो चीफ मिनिस्टर रेज़िडेंस पे आई है, वो सच है या झूठ? कहाँ है सीएजी की रिपोर्ट? दिखाइए मुझे। सीएजी की रिपोर्ट अगर एक तरफ देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है बीजेपी का खुद से। वो कहती है कि साहब इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं की। फिर कहती है कि सीएजी की रिपोर्ट में ये निकला। अब जब हम उस सीएजी रिपोर्ट के आधार पे लगाए गए आरोप में, जिसमें उन्होंने मिनी बार से लेके स्विमिंग पूल आदि का ज़िक्र किया था, जब हमने कहा कि चलो देखते हैं कि कहाँ पे है सोने का टॉयलेट, कहाँ पे है स्विमिंग पूल, कहाँ पे है मिनी बार, तो घर में नहीं जाने दिया। कल आप लोगों ने देखा होगा, सारे देश के मीडिया ने। और राजमहल में जब हमने कहा कि जी भाई 2700 करोड़ का घर बन रहा है, चलो उसको दिखा दो, वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं। तो सीएजी की रिपोर्ट है कहाँ? और सीएजी की रिपोर्ट सेलेक्टिवली क्यों चर्चा हो रही है? देश भर के मुख्यमंत्रियों के आवास पे कितना-कितना खर्चा हुआ, उसकी चर्चा हो। देश के प्रधानमंत्री के आवास पे कितना खर्चा हुआ, उस पे चर्चा हो। देश के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घरों पे चर्चा हो। तो खुल के आपके चर्चा कीजिए, हम कहाँ भाग रहे हैं? तो आप कह रहे हैं जितने में अरविंद केजरीवाल का घर बना है, उस तरीके के 6 घर बन सकते हैं अकेले गुजरात के मुख्यमंत्री का एक जहाज जो खरीदा गया था उनके लिए। तो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है 194 रेज़िडेंस करोड़ में? का। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ
कि आप सीएजी की रिपोर्ट सामने तो लेके आइए कि हाँ भाई ये है सीएजी की रिपोर्ट। लेकिन आपको तो पता होगा ना ये है कि नहीं है? हमको कैसे पता होगा भाई, जब सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई तो ना आपको पता होना चाहिए, ना मुझे पता होना चाहिए, ना किसी को पता होना चाहिए। टेबल होगी तभी तो पता होगी चलेगी। तो बीजेपी कौन से सीएजी रिपोर्ट की कहाँ से क्लेम कर रही है मुझे नहीं मालूम। आपने बहुत वक़्त जेल में भी गुज़ारा। कई लीडर्स रोमांटिसाइज़ भी कर देते हैं जेल के टाइम को। आपका क्या टेक है इस पे? आपका नहीं कैसा एक्सपीरियंस है? अब मैं भी हालाँकि काफ़ी गंभीर चीज़ लगती है मुझे नहीं, पर्सनली ये। फिर तो जेल को मैंने पूरी तरीके से उसका सदुपयोग किया। एक भी दिन बेकार नहीं जाने दिया। शुरू के 13 दिन इन्होंने हमसे किसी को मिलने नहीं दिया। बहुत घेरे में रखा। यहाँ तक कि बाथरूम में भी उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। सिर्फ़ 2 बार जब मैं डॉक्टर के पास जाता था अपने चेकअप के लिए, उसी वक़्त पुलिस के घेरे में मुझे ले जाया जाता था और उसके पहले अनाउंसमेंट होता था, वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के सभी बंदी भाई अपने-अपने बैरक में चले जाएँ और पूरा एकदम सुनसान माहौल होता था और उसमें मुझे क्लिनिक में ले जाते थे चेकअप कराने के लिए। तो मुझे लगा कि तो आतंकवादियों जैसा व्यवहार हो रहा है। फिर मैं गया सुपरिटेंडेंट से मिला कि भई जो सामान्य कैदी के अधिकार हैं वो भी आप मुझे नहीं दे रहे हैं। ना मैं टहल सकता हूँ, ना किसी से बात कर सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ। जो जिस समय जेल खुलती है, तो उस समय तो कोई भी कहीं आ जा सकता है, लेकिन वो भी परमिशन नहीं दे रहे थे वो। तो धीरे-धीरे करके फिर जो हमारे एक कैदी के तौर पे अधिकार थे उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और वो मिले अधिकार। मैं शाम को कबूतरों को दाना खिलाने के लिए भी जाता था और म्यूज़िक रूम में 1 घंटे जाके गाने की भी प्रैक्टिस करता था। उसके बाद किताबें खूब पढ़ता था। टीवी देखता था। 90 के दशक की, 70 के दशक की जितनी पिक्चरें उसमें दिखाते थे, कौन-कौन सी टीवी पिक्चर चैनल्स वहाँ पे थे 36 के करीब और सभी बैरक में टीवी थी। तो कौन-कौन सी पिक्चरें देखी आपने? बहुत सारी पिक्चरें देखी और जो सबसे ज़्यादा जो पिक्चर मुझे याद है 12th फेल वहाँ पे देखी और बहुत अच्छी पिक्चर लगी वो। अच्छा, आप जेल में रहे, आपके साथ ये सब हुआ, इसका कुछ तो मेंटल इम्पैक्ट लीडर्स पे पड़ता होगा, आप पे पड़ा होगा। नहीं देखिए जब मैं गया तो मैंने सबसे पहले नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा। इस बात के लिए कि सबसे लंबी जेल उन्होंने काटी है। तो जब मैंने उनको पढ़ा कि 27 साल ज़िंदगी का उन्होंने जेल में बिताया और इतने छोटे से सेल में उनको रखते थे कि वो खड़े होते थे तो सर उनका लगता था। कई साल तक उनको फुल पैंट पहनने के लिए नहीं दी गई, हाफ पैंट में वो रखे गए और छोटे-छोटे चीज़ों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी जेल के अंदर। बहुत यातनाएँ उनको दी गईं। फिर शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जी को पढ़ा कि कितनी यातना उनको जेल के अंदर दी गई, कैसे-कैसे उन्होंने बंदियों के अधिकार के लिए भूख हड़ताल की वहाँ पर। तो मुझे लगा फिर काला पानी में जिन जो लोग जेल में थे उनके बारे में पढ़ा। फिर मुझे लगा ये जेल तो कुछ है ही नहीं उसके आगे। फिर तो लगा कि इस देश के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उसका 1,000वां हिस्सा भी कष्ट हम लोग नहीं झेल रहे हैं। तो फिर मन मजबूत हो गया। गांधी जी को पढ़ा मैंने कि गांधी जी को कैसे पहले साउथ अफ्रीका की जेल में गिरफ्तार किया गया। हिंदुस्तान की जेल में उनकी पहली गिरफ्तारी नहीं हुई। साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार किए गए और जिस बैरक में उनको रखा था वहां पे उनके साथ तमाम अभद्रता हुई जिसको लेके उन्होंने सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी लिखी और साउथ अफ्रीका की धरती पर रह के गांधी जी ने छोटे-छोटे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद फिर लगा कि कुछ नहीं ये तो और घर वाले? घर वाले परेशान थे। घर वाले परेशान थे लेकिन कभी उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया। बहुत ताकत दी उन्होंने। मैं जब अपनी आँख का इलाज करने के लिए आया था तो माताजी वहाँ से जेल में किसी को आने के लिए मना करता था कि कोई नहीं आए मिलने के लिए। तो माताजी वहाँ पे आ गई थी क्लिनिक पे, आई क्लिनिक पे अपनी आँख दिखाने के लिए। तो मेरे बगल में वो बैठी रहीं और हमसे पूछीं कि तुम ठीक हो? हमने कहा हाँ, ठीक है। तो पुलिस वाले भी वहाँ पे घेरे हुए थे, उनको लग गया कि इनकी माताजी हैं, तो उन्होंने भी सहयोग किया, तो 10-5 मिनट वहाँ मम्मी से मुलाकात हो गई। फिर जब मैं जेल से नॉमिनेशन करने के लिए आया, तो वहाँ पे माताजी थीं, पिताजी भी थे, तो उनसे वहाँ मुलाकात हो गई। तो हमसे पूछी कि तुम वहाँ पे खाते क्या हो? तो संयोग से मैं अपने झोले में जब जेल से मैं निकलने लगा, तो चना और गुड़ मैंने रखा हुआ था, तो मैंने वो दिखाया, मैंने कहा, "ये खाता हूँ।" तो बोली कि ठीक है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? हमने कहा हाँ।
तो एक आध बार ऐसे ही नॉमिनेशन में पत्नी से मुलाकात हुई। बाकी जब मैं तारीखों पे आता था तो हमारे बहुत सारे दोस्त यार, पार्टी के कार्यकर्ता, वो लोग आ जाते थे। ये आपने बहुत अच्छी बात की है। माताजी लोगों को ये इसकी चिंता सबसे पहले होती है कि खाना क्या खाया हाँ, है। हाँ, उनको वो पता चल जाए तो फिर वो सही हो जाती है फिर उनका। तो वो एक परिवार के लिए कष्ट था, लेकिन अब मैं तो तैयार हो गया था मानसिक रूप से। तो ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेकर ही आप रहते हैं या आपका अंदर भी कुछ कुछ क्या है नहीं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलता ही ऐसे लोगों से। जी। अगर आप ये जान जाएँ कि देश और दुनिया में जिन लोगों ने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपने जीवन में कितना कष्ट उठाया है, फिर आपको अपना कष्ट अपने आप कम लगने लगता है। तो मैं अपने आप को मानसिक रूप से उस तरह से तैयार कर चुका हूँ। इसीलिए जब मैं जेल से निकला, तो जो जेल के अधिकारी मुझे छोड़ने के लिए बाहर आए, तो उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की और मुझसे कहा कि सर आप मोदी के खिलाफ अब मत बोलिएगा। तो हमने कहा क्यों? तो बोले कि नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप फिर बोलेंगे तो आपको उठा के फिर जेल में डाल देंगे। तो वो 300 मीटर जो जेल से, और जब मैं जेल से निकला तो मैंने पीछे गेट को देखा मुड़ के, और जब वो 300 मीटर उनके साथ चलते हुए आ रहा था और जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उतनी देर में ही मन बना लिया कि नहीं, बोलना तो है और पूरी मजबूती से बोलना है, चुप नहीं रहना है। गलत को गलत कहने का साहस तो होना चाहिए। उसके जो तकलीफ़ें हैं उसको उठाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर आपने देखा होगा बाहर आके मैंने 4 गुना ज़्यादा ताकत से जी, जी। बोला इनके खिलाफ। और मोदी जी की बात की आपने प्राइम मिनिस्टर से मिलना हुआ है आपका कभी पार्लियामेंट नहीं, प्रीमिसेस कभी में? नहीं हुआ, कभी एकदम पास से भी आए तो एक बार तो तब था जब सेंट्रल हॉल में हमने और भगवंत मान जी ने किसान के मुद्दे को लेके आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ नारा लगाया था, तो फिर वो पीछे हट के चले गए थे सिक्योरिटी के साथ और फिर वो वहाँ से निकल गए। दूसरी बार कई बार मीटिंगों में आस-पास वो बैठे रहे, लेकिन ना उन्होंने मेरी तरफ देखा, ना मैंने उनकी तरफ देखा। एक बार का वाकया ज़रूर है कि सेंट्रल हॉल में वो सारे पार्टी के लीडर्स से मिलते हुए आ रहे थे, तो मैं भी अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते आगे था। तो बिल्कुल मेरे करीब जितने करीब आप हैं इस वक़्त, वहाँ वहाँ पे आ गए वो, और अ, एकदम सबसे नमस्ते करते हुए आ रहे थे। तो मैंने उनको बड़े होने के नाते हाथ जोड़ के नमस्ते किया, ना उन्होंने मेरी तरफ देखा और ना मेरे नमस्ते का जवाब उन्होंने नहीं देखा आपको? दिया। फिर मुझे लगा कि मेरा फैसला ठीक था कि इनको इनको अभिवादन करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक गुस्सा, एक नाराज़गी मुझे लेके होगी उनके मन में, जो स्वाभाविक है, उसको मैं बुरा नहीं मानता। जब मैं उनके खिलाफ नारे लगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, तो अच्छा, पार्लियामेंट में बहुत ऐसे सिंबॉलिक चीज़ें करते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं और जैसे पट्टी ले आते हैं, उस पे कुछ लिख के आते हैं, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी कुर्सी दे देते हैं, आतिशी भी आती हैं तो कहती हैं कि ये इनकी जगह है, अरविंद केजरीवाल जी की ही जगह है, वो आके बैठेंगे। इसका इम्पैक्ट पड़ता है वोटर्स पे, ये होता है? निश्चित रूप से पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि ये राजनीति में आप एक संदेश लोगों को क्या दे रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप अपने लीडर के प्रति, अपनी पार्टी के प्रति कितनी वफ़ादार हैं, ये कहीं न कहीं इस बातों से प्रकट होता है। खाने-पीने का वक़्त मिल जाता है आपको? मतलब कई बार रास्ते में खाना पड़ता है, ज़्यादातर यही होता है कि रास्ते में ही खाना पड़ता है। मनपसंद चीज़ क्या है? नहीं, मैं वेजिटेरियन भी खाता हूँ, नॉन वेजिटेरियन भी खाता हूँ। तो वे वेज में मैं भिंडी की सब्जी ज़्यादा पसंद करता हूँ, हुँ। भरता जो है पसंद करता हूँ। तो और नॉन-वेज में? नॉन वेज में चिकन, फिश। फिश। एक इंडिया ब्लॉक पे आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने लीड ली, वो गए, उन्होंने सबको कंसोलिडेट किया, सब कुछ किया। फिर क्या हो गया? अब आप कांग्रेस के बीच में ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। देखिए, इस इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी। जी। अब कांग्रेस पार्टी को ये तय करना होगा कि भई आपकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराना है या अपने गठबंधन के दलों को हराना है। अब आप देखिए कि हर राज्य के अंदर, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जो भी साथ के गठबंधन के दल हैं, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का रवैया क्या है?
आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में आपके नेता ने कह दिया भाई ये अखिलेश वखिलेश कौन है। जब हरियाणा का चुनाव हो गया तो बोले कि भाई ठीक है आम आदमी पार्टी से समझौता करेंगे, फिर आम आदमी पार्टी को अंतिम तक लटकाते रहे, बाद में मना कर दिया। तो कांग्रेस ऐसे ही बिहार में हर चीज के लिए दबाव बनाते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, यही काम महाराष्ट्र का है। मुझे लगता है कि एक बात तय करनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को कि भाई आपका पहला दुश्मन कौन है। इस समय देश में बेरोजगारी, महंगाई, बड़े बड़े मुद्दे हैं और उसके लिए जो पार्टी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बीजेपी, उसको हराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब वो अरविंद केजरीवाल को ही उनके नेता एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जबकि उनके कैंडिडेट्स के लिए वही केजरीवाल प्रचार करते हैं लोकसभा में। तो कोऑपरेशन कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रही है, आपको दिख रहा है सामने। क्या मुझे कहने के हरियाणा में भी आप बताइए, हरियाणा में हम लोग प्रचार करने गए, हमने किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ कुछ बोला हो बताइए आप? कभी नहीं बोला। क्या हुआ हरियाणा में, क्या हुआ? सब कुछ सही चल रहा था, बात रिपोर्ट्स भी आ रही थी। मुझे जो जानकारी है उसमें राहुल गांधी जी की भी मंशा थी कि समझौता हो जाए और उन्होंने भी अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया था, लेकिन अंत में जो भी इनके यहाँ निर्णय हुआ हो, जैसे भी हो, कहते तो यह है कि स्टेट लीडरशिप ने समझौता नहीं होने दिया। अब उसकी सच्चाई तो कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। तो राहुल गांधी लीड करेंगे इंडिया ब्लॉक या अभी नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि कौन लीड करेगा नहीं लीड करेगा वो तो सारे लोग मिल के तय करेंगे, उसमें कोई हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। मिल के सारे लोग जो तय करेंगे उसको हम लोग मानेंगे भी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के रवैये का सवाल है, उनके दो नेताओं को आप देखिए, दिल्ली में अजय माकन और संदीप दीक्षित, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ इतनी अभद्र टिप्पणी की गई रमेश बिधूड़ी के द्वारा, हमने उस पर बोला, मनीष सिसोदिया जी ने बोला, सारी पार्टी के लीडर्स ने बोला हमारे, और उसके बाद भी ना तो अजय माकन उस पर बोल रहे हैं ना संदीप दीक्षित बोल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितने गहरे रिश्ते हैं इन दोनों लोगों के भारतीय जनता पार्टी से। तो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इंडिया ब्लॉक का जो कोर आइडिया था वो था बीजेपी को हराने का। अब जो हालात बीजेपी की नीतियों के कारण, जो उनकी नफरत की राजनीति है उसके कारण, बीजेपी से कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, बीजेपी की नीतियों से दुश्मनी है। क्या दुश्मनी है? कि वो इस देश को बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नफरत के आधार पे। तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं। जी जी। हमारी हमारी जो मुखालफत है वो इस बात के को लेके है कि भाई आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, बताइए आप 22 करोड़ नौकरी मिल गई क्या 11 साल में? कहीं पता नहीं, अब उसकी आप बात नहीं करते। आपने कहा इतना काला धन लाएंगे, हर खाते में 15 लाख देंगे, अब कोई बात नहीं करता। नोटबंदी करके आपने सड़क पे खड़ा कर दिया लोगों को, 100 लोगों की जान चली गई, कोई उसकी जवाबदेही नहीं। आपने किसान आंदोलन के दौरान लोगों को पिटवाया, किसानों को, उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये है वो है करके उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलवाई, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। तो आप किस वर्ग के प्रति ईमानदार रहे? आपने माताओं बहनों से कहा था हम महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, डीजल 100 रुपए पार हो गया आपके राज में, दाल महंगी मिली, सरसों का तेल महंगा मिला, प्याज लहसुन महंगी मिली, तो महंगाई आसमान पे पहुंच गई आपके समय में। तो आप किस बात के प्रति आप ईमानदार थे ये बताइए ना। आपने किसी एक वादे, आपने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, आज तक कुछ नहीं किया आपने। तो इस पे कोई बात ये लोग करते नहीं है, खाली देश को बांटना कैसे है, नफरत कैसे फैलाना है, गैर मुद्दों को मुद्दा कैसे बनाना है, इस पे इनकी मास्टरी है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं भाई मुद्दों पे बात करिए आप, वो करते नहीं। हमने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री, इतने सारे काम करने के बाद मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में। तो
चुनाव और राजनीति तो काम के आधार पे होनी चाहिए, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। नहीं, ये तो अगेंस्ट है ही, पर आपने जब सबको कंसोलिडेट किया, अब ये प्लान कितना फंक्शनल है? क्योंकि अब तो आपस में ही मतभेद हो गए हैं, तो नहीं, ये काम करेगा आगे या नहीं करेगा? मैं ऐसा मानता हूँ कि जब परिस्थितियां आएंगी तो उसका मूल्यांकन कांग्रेस पार्टी भी करेगी, और जो उनके यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं उनके बारे में वो कोई निर्णय लेंगे, उनको समझेंगे कि क्या वो कर रहे हैं, उनकी ही पार्टी के अंदर रह के वो बीजेपी का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको देखेंगे कांग्रेस के लोग। इंडिया ब्लॉक का आइडिया सक्सेसफुल है या फेल है फिर? नहीं, अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो 240 सीटें आती कैसे? भाई, अगर ये आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी तो 400 सीटों का दावा कर रही थी, यानी उनके दावे से लगभग 160 सीटें कम आई हैं उनकी। वो कह रहे थे कि और पिछली बार की तुलना में भी अगर आप देखिए तो 303 सीट थी, उससे भी 63 सीट कम आई है उनकी। तो इंडिया ब्लॉक की जहां तक बात है, उसका आइडिया अगर सफल नहीं होता तो बीजेपी इतने पीछे तो नहीं जाती। बात तो सही है, लेकिन स्टेट इलेक्शंस में रिजल्ट्स कुछ अलग से आ रहे हैं। स्टेट इलेक्शंस पे आप ठीक कह रही हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र दो बड़े उदाहरण हैं। उसमें से मुझे लगता है कि हरियाणा जरूर जीता जा सकता था और महाराष्ट्र भी जीता जा सकता था। वहाँ दो बातें जो सामने निकल के आ रही हैं वो बड़ी चिंता का विषय है कि महाराष्ट्र में जितने बड़े पैमाने पे लोगों के वोट कटवाए गए और जोड़े गए, वो एक जांच का विषय है। लोगों के वोट डिलीशन, लोगों के वोट एडिशन, लोगों के वोट की शिफ्टिंग, ये एक चुनाव के नतीजों को हेर फेर करने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। तो इसकी एक गहनता से जांच महाराष्ट्र के परिणाम की होनी चाहिए। और जहां तक हरियाणा है, वो तो मतलब जैसे कहते हैं कि हाथ में आई हुई थाली को फेंक देने वाली बात है, वो काम किया कांग्रेस पार्टी ने। वो चुनाव तो 100% वो जीतते, और 0.8% के डिफरेंस से वो चुनाव हारे हैं, जो कि बहुत आसानी से वो हासिल कर सकते थे। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पे आपका क्या टेक है? नहीं, अच्छी राजनीति है उनकी, और मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई उन्होंने जो जब जरूरत पड़ी है सदन में कोई मुद्दा उठाने की, बोलने की, तो बोला है उसके खिलाफ। लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हरियाणा चला रहे हैं, दिल्ली चला रहे हैं, मध्य प्रदेश चला रहे हैं, देखिए फ्रेंचाइजी चला के आप पार्टी नहीं चला सकते। एज ए लीडर राहुल गांधी जी को अब इन लोगों पे नजर रखनी होगी कि भाई वो आप अगर भले ही राज्य के आप नेता हैं, लेकिन पार्टी के हित में काम कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के जो हायर अप्स हैं उनका कनेक्शन नीचे के लोगों के साथ इतना अच्छा नहीं है, या उनका नहीं है, हो सकता है कि है भी, लेकिन वो उतने सख्त नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन भी है तो सख्ती से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, डिसाइड नहीं कर पाए। वो वहां पे समस्या है। आज अगर किसी युवा को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो आप उसको क्या हिदायतें देंगे कि ये तो सोच के ही आना है? देखिए, पहली बात तो कि मन से भय और डर निकाल के राजनीति में आइए, क्योंकि अब आज के समय की राजनीति आप देख रहे हैं, अगर खास तौर से विपक्ष की राजनीति करनी है तो। दूसरी बात ये कि कुछ नई सोच लेके आइए। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, जो हमारी जिंदगी की दुश्वारियों को दूर करने वाली चीजें हैं, उस पे कैसे आप राजनीति कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। और राजनीति सबसे बुरा काम है, ये सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि बुरा है, अच्छा है, जो भी है, देश तो इसी से चलना है। तो उसको साफ करने के लिए, अच्छा करने के लिए आगे आइए ना। खाली ये कहने से कि ये सब बुरा है, राजनीति बहुत बुरी है, राजनीति के लोग बुरे हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। अच्छे लोगों ने राजनीति का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए बुरे लोगों ने अपना स्थान बना लिया। तो अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला।